हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स में। जहां आपको यूपी पुलिस 2024 के बहुत ही बेहतरीन क्लास मिलेंगी। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जहां आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और ये सारी क्लासेस फ्री हैं आपकी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये क्लास जी के जीएस से रिलेटेड है और हम इस क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रमन कपूर और मैं पिछले 4 सालों से जी के एंड जीएस की क्लासेस ले रहा हूँ और आप सभी का मैं इस क्लास में स्वागत करता हूँ। चलिए तो देखते हैं आज पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? जैसा कि हम जानते हैं कि देश हमारा संविधान पर चलता है और संविधान क्या है? एक रूल ऑफ बुक है जिसके ऊपर सारी की सारी सरकारें, सारी जनता सब इसी से रिलेटेड होकर कार्य करती है। और ये संविधान में जब संविधान लिखा गया तो आप सभी जानते होंगे कि संविधान को बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। जो हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, उन लोगों ने कभी एक साथ एक चीज पे तो काम नहीं कर लिया था। सब लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए थे और उन ग्रुप्स ने एक सब्जेक्ट को पकड़ा और उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्व की जो जो अच्छा ज्ञान था वो एक जगह प्रोवाइड कराया और शुरुआत कर दी। उनको सभी को हमने भागों में बांट दिया। जैसे कि सब्जेक्ट्स होते हैं कि अभी आपकी हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स क्लासेस लेंगे आपकी, इसी तरीके से भाग को बांट दिया गया। भाग 4 किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, हम आपको बताते हैं। तो भाग 4 में हमारे राज्यों को ये दिशा निर्देश की दी गई कि किस तरीके से पब्लिक के लिए, आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे पब्लिक की वेलफेयर क्या है? पब्लिक की वेलफेयर है पब्लिक को अच्छा रहना सिखाना, पब्लिक को रोजगार प्रोवाइड कराना, पब्लिक को वाटर प्रोवाइड कराना, पब्लिक को अच्छी सड़कें और अच्छा खाना पीना प्रोवाइड कराना। आप सभी जानते हैं कि जब कोविड आया तो गवर्नमेंट वैसे चाहती तो लोगों को मरने देती, लेकिन नहीं। हमारे संविधान में लिखा है कि आप अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करें। आप अपने नागरिकों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि संविधान के अनुसार आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब घर बैठे थे, घर पे हमारे लिए कोविड में क्या सबसे ज्यादा क्या जरूरी था? जिंदा रहना, खाना पीना, बस इससे रिलेटेड तो और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि जान है तो जहान है। ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित करा कि लोगों को फ्री खाना राशन कार्ड से दिया जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये सरकार को बताते हैं कि आप लोगों के लिए क्या करेंगे? अच्छा खाना प्रोवाइड कराएंगे उनके जिंदा रहने के लिए। तो पहला आंसर हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था? भारत में आजादी के लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिया। जो हमारे देश के बड़े नेता थे, कुछ लोगों का तो मैं कहता हूं कि कुछ लोगों का तो नाम भी नहीं है, कुछ लोगों को केवल फ्रीडम फाइटर बोल दिया गया। आपके गली मोहल्लों में भी कई जगह अभी भी कई कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ी, उनका नाम नहीं है, लेकिन वो देश से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए उन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अली बंधु और मोहम्मद अली की। सन 1919 में टर्की में, जिसको हम तुर्की बोलते हैं, अरब वर्ल्ड का रूल था। अरब वर्ल्ड कौन था? हमारे पैगंबर हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब मुस्लिम्स के एक धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु और पूरी वर्ल्ड को एक सीख देने वाले नेता थे और एक गुरु थे। उनके जाने के बाद ऐसे लोगों को ये नहीं बोलते कि मर गए, ऐसे लोग कहते हैं कि उनके जाने के बाद एक पद तैयार हुआ
जिसको खलीफा बोलते थे। तो तुर्की में क्या था कि उस खलीफा के पदों को, उस खलीफा की गद्दी को सब लोग फॉलो करते थे। जितना भी मुस्लिम समाज है हमारा, वो इस खलीफा को फॉलो करता था। लेकिन एक आंदोलन हुआ जिसमें खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए बात कर दी गई। अंग्रेजों ने हमारे यहां ही अत्याचार नहीं करे, और जगह भी बहुत जगह अत्याचार किए, क्योंकि वो चाहते थे कि कन्वर्ट करना। ऐसा ऐसा खलीफा के पद को हटाना, ऐसा खलीफा के पद को हटाना मोहम्मद अली और शौकत अली को रास नहीं आया, और उन्होंने इस देश में एक आंदोलन किया। इस आंदोलन को हम खलीफा आंदोलन के नाम से, खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस खिलाफत आंदोलन के दौरान अली बंधु और शौकत अली और मोहम्मद अली को जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने यहां आंदोलन चलाया तो उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा। इनके इस आंदोलन को अंग्रेजी सरकार ने देशद्रोह आंदोलन के नाम से संबोधित किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 4 से संबंधित है। मानव अधिकार क्या है? अरे, मानव को अधिकार होना चाहिए किसी का दास बन के नहीं रहना, किसी का दास नहीं रहना है। आपको अपनी स्वतंत्रता का, समानता का समान अधिकार है। कोई काले गोरे का फर्क नहीं है। आपने सुना होगा कि अमेरिका में आजादी से पहले, अमेरिका की आजादी से पहले एक दास प्रथा होती थी। इस दास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने खत्म किया और अपने संविधान में एक ऐसा आर्टिकल डाला जिसमें कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। तो हमारे देश में जब संविधान बना तो हमने लोगों ने भी एक चीज उनसे एक्वायर कर ली कि अब हमारे देश में भी कोई भी किसी का गुलाम नहीं होगा। वरना क्या होता है कि जो गरीब होता है उसको बेचा जाता है, उसको गुलाम बना के रखते हैं। ये मानव अधिकार, देखिए मानव अधिकार बात करता है सभी नागरिकों के, सभी जितने भी लोग हैं, इन सबकी गुलामी से मुक्ति के। तो गुलामी से मुक्ति मिल जाए, ये कौन प्रोवाइड करता है? हमारा UDHR। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत इसको किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आप सभी बाबा साहब को जानते होंगे। बाबा साहब का हमारे संविधान बनाने में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने SC ST यानी एक निम्न श्रेणी के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया। उन अनटचेबिलिटी दूर करी उन्होंने। और वो जानते थे कि अनटचेबिलिटी को दूर किया जा सकता है केवल और केवल एजुकेशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समाज 4 वर्णों में डिवाइड था। इस वर्ण में जो आपका चौथा वर्ण आता है, उस वर्ण को बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था। तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये जो कॉलेज है, ये है हमारे प्यारे इस प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? जितने भी राज्य हैं इनका एक मुख्यालय होता है। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर। अब हेडक्वार्टर ऐसा क्या कार्य करता है जो आपको पता होना चाहिए? जब आप पुलिस में जाएंगे तो आपका एक हेडक्वार्टर होगा। जितनी भी प्रदेश की पुलिस है वहां पर उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है कि आपने कुछ अच्छा काम करा, आपने दंगा हो रहा था वहां पर लोगों को बचाया, आपने पब्लिक के लिए FIR करी, जो भी चीजें हैं। तो ये मुख्यालय जो होता है ये इन सब रिपोर्ट्स को देखता है। वो देखता है कि आपकी पुलिस ने आपको क्या किया। तो ये मुख्यालय हमारा है कहाँ? आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये मुख्यालय के बारे में जानना चाहिए कि ये क्या बरेली में है, प्रयागराज में है, नोएडा में है या मेरठ में है। मैं आपको बताता हूं कि ये मुख्यालय हमारा प्यारे प्रयागराज में है। और ये प्रयागराज केवल मुख्यालय ही नहीं, ये हमारे धार्मिक आधार पर भी बड़ा ही फेमस है। इसका पहले नाम इलाहाबाद था। प्रयागराज को हम क्या बोलते हैं? संगम नगरी भी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन कभी आपका आ जाए कि संगम नगरी किसके नाम से है
और संगम नगरी क्यों कहते हैं? प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहां पर कुंभ का मेला लगता है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा लगने वाला मेले में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? अस्तित्व में आने का क्या मतलब है कि क्या उत्तराखंड को कहीं से लाके हमने जोड़ दिया है, या उत्तराखंड कहीं छुपा हुआ था जिसको हमने बाहर से खोद के निकाला है? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि धरती के भाग हैं, उसको हम खोद के तो निकाल नहीं सकते। पहले के टाइम में हमारा संयुक्त प्रांत, जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश था, क्योंकि कार्यों को सरकारें पूरी तरीके से नहीं कर पाती। एक बड़ी जगह होती है, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको थोड़ा छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने सुबह से लेकर शाम तक 4 सब्जेक्ट लिए, और आपने 1 2 3 4 ऐसे 4 आवर्स बनाए, इसमें आपने 1 घंटा ये पॉलिटी को दिया, 1 घंटा मैथ्स को दिया, 1 घंटा हिंदी को दिया, और 1 घंटा रीजनिंग को दिया। तो हम क्या करते हैं, कार्यों को डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से राज्यों को भी हम डिवाइड करके सुशासन लाने के लिए एक नया राज्य अस्तित्व में आया, जिसको हम उत्तराखंड बोलते हैं। और ये उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से रिलेटेड है। उत्तराखंड के बारे में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड हिमालय का तलहटी स्थान है, वहां पर छोटे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन हिमालय जितने बड़े नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन है? ऐसे कथक नृत्य पहले भी होता था। भारत के जो नृत्य हैं वो देश दुनिया में देखे जाने वाले महत्वपूर्ण नृत्य हैं। कुछ नृत्य ऐसे हैं जो हमारे देवी देवताओं को समर्पित हैं, कुछ त्योहारों को समर्पित हैं, और कुछ नृत्य ऐसे हैं जब कुछ फसल कटती है या होती है तो खुशी में करते हैं। तो हमारे कथक नृत्य किससे रिलेटेड है? कथक एक डांस की शैली है, एक नृत्य की शैली है, और इसको प्रतिपादक करने वाले यानी इसको सम्मान दिलाने वाले हमारे पंडित बिरजू महाराज हैं। ये भी लखनऊ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? अब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं, चरण जान लीजिए, किसी के चरणों में नहीं गिरना। चरणों का मतलब है कि आपके किस किस चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले शारीरिक परीक्षण। आप जानते हैं कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस पर लिखा था कि आपको इतने मिनट में दौड़ निकालनी है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की दौड़ बिल्कुल अलग अलग है। पुरुषों को कुछ समय कम मिला है, महिलाओं को कुछ ज्यादा मिला है। शैक्षिक योग्यता, आपकी एक मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए कि आपके पास इतनी एजुकेशन आपको चाहिए। नेक्स्ट, आयु पात्रता। आयु पात्रता का मतलब है कि आपकी एज न्यूनतम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण के हिसाब से मैं कहूंगा कि आपको हिंदी, उर्दू और यूपी में बोलने जाने वाली भाषाएं अपने आप ही आनी चाहिए। उसके लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर है भाषा परीक्षण, क्योंकि भाषा परीक्षण का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। सोशल मीडिया क्या होता है? जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सब सोशल मीडिया है। तो ये बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको केवल जानकारी थोड़ी सी जरूरत है। ट्विटर, ट्वीट करते हैं। जब आपका एग्जाम कैंसिल हुआ तो आपने री एग्जाम के लिए ट्वीट किया। फेसबुक लोग डेली यूज करते हैं फेसबुक। वाइबो और कोरा, तो इसका आंसर है वाइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सार्वत्रिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? वन क्या होते हैं? वन वो होते हैं जहां पर पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं,
नेचुरल होता है, ऐसा नहीं कि वहां पर भी इंसान अपना पूरा कब्जा करके बैठ जाए। इंसानों ने जंगलों की कटाई करके बहुत सारी उनको जनजातियों को और जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो कोई इनमें से एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से, सार्वजनिक क्षेत्रफल वनों से अच्छा देता है, मतलब सबसे ज्यादा वहां पर वन है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन 4 ऑप्शन में से एक हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे कि सबसे ज्यादा यहां पर नेशनल पार्क्स हैं। और प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर अफ्रीका से लाए गए चीतों को भी छोड़ा था। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, और वो पार्क था मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दोस्तों, मेरे बच्चों, आप मुद्रा के हिसाब से जरूर पढ़ के जाइए। जो भी कंट्री आपकी इस समय न्यूज में है उनकी राजधानी और उनकी करेंसी के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। जैसे कि आप जानते हैं भारत की करेंसी क्या है, रुपया है। ऐसी फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरो देश में चलने वाला, यानी दुनिया में चलने वाला दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है? भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो एक लाइन ड्रॉ करी गई, ऐसी लाइन ड्रॉ करी गई। लेट के यहां है हमारा इंडिया और नीचे है हमारा पाकिस्तान, ना हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। इनके बीच में ये जो रेखा बनाई गई है इसको हम रेड क्लिफ लाइन से जानते हैं। और ये रेखा जो इमेजिनरी रेखा है ये कहां से कहां तक है? ये गुजरात के कच्छ से स्टार्ट है और जम्मू के लद्दाख रीजन तक है। लद्दाख रीजन तक है, लद्दाख। नोट करिएंगे इस बात को। मैकमोहन रेखा हमारी भारत और चाइना के बीच को डिवाइड करती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को डिवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? अभी हमने मुद्रा के बारे में बात किया था, जो कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है? फिनलैंड की मुद्रा यूरो थी। आ गया राजधानी के बारे में, अभी आपसे बोला था। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैं आपको प्योंगयांग किस देश की राजधानी है कृपया करके कमेंट करके कोशिश करने की कोशिश कीजिए और अपना गैस करके देखिए कि ये किस देश की राजधानी हो सकती है। मालदीव की होगी, मंगोलिया की होगी, मलेशिया की होगी या उत्तर कोरिया की होगी? मैं आपको एक हिंट देता हूं, यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाह है। और वो तानाशाह अक्सर एक न्यूज में बना रहता है क्योंकि उसको तनकी तानाशाह बोलते हैं। ये हमारा उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग अलग देश हैं, जिसमें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पढ़ रहे हैं संविधान और संविधान हमें देता है राइट्स। संविधान हमें देता है राइट। प्योंगयांग जो राजधानी है उत्तर कोरिया की, उस उत्तर कोरिया में आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां तानाशाही है। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां पर कोई भी टीवी चैनल भी नहीं चलता। केवल एक टीवी चैनल चलता है जिसमें केवल तानाशाह को दिखाते हैं दिन भर, और जो उसका मन करता है वो वही करता है। तो संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, ऐसा तानाशाही नहीं देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह है। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो ऐसे पद हैं जो देश को मतलब दिखाते हैं कि हाँ ये देश है, इस देश के
प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे। डेमोक्रेसी में तो यही रूल चलता है। क्या ये 1.5 लाख होगा, 15 लाख होगा, 50 लाख होगा या 5,90,000 होगा? मैं बता दूं, भारत के राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोलते हैं देश का। पहला नागरिक, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम इस बात को कि इनकी सैलरी होती है 5,90,000। 2018 में एक बिल पारित हुआ जिसमें राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाकर 5 लाख से 5,90,000 कर दिया गया। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। आप सभी जानते होंगे कि जब देश में राजा महाराजाओं का टाइम था, उसमें महिलाओं की राज्य चलाने में भूमिका ना के बराबर थी। जब संविधान सभा की डिमांड करी गई तो हमने अपनी एक ये भी कहा कि महिलाओं के साथ भी समानता का अधिकार पर मिलेगा, कि महिलाओं को भी राइट मिलेंगे। जैसे आपके घर में मम्मी है, मम्मी, माताएं, बहनें जो भी हैं, उन सबको घर में एक राइट मिलता है, केवल खाना बनाने का नहीं है, उनको कई और भी राइट्स हैं। तो कितनी महिला थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए? और डेट थी 24 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950 को। और उस 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब है लोगों के द्वारा शासन, लोगों के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, तो 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे करके नहीं निकाल सकते, केवल आपको फैक्ट याद रखना है कि 16.4% उत्तर। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश हमारा आबादी के हिसाब से देश का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका आपको बहुत अच्छा भोजन प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा रहना चाहते हैं, ताकि वो अपनी जीवन यापन को अच्छे से गुजार सके। यहाँ पर कोई बाढ़ भी नहीं आती, ऐसी कोई समस्या नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है कि पहाड़ गिर गया या फिर बाढ़ आ गई या कुछ हो गया। भूकंप की भी ना की बराबर की संभावना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितनी है, कितने प्रतिशत है? 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष मतलब चीफ। आप अपने में जान लीजिए कि आपकी क्लास में एक मॉनिटर रहता होगा या फिर एक टीचर होगा। सबसे पहले बड़ी बात है कि आपके टीचर होगा। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष क्या थे? जब संविधान सभा चुनी गई तो मेंबर्स जो थे, वहां के जितने भी प्रतिनिधित्व करते थे, उनके लिए मेंबर्स हुए, उनके लिए चुनाव हुए। उन मेंबर्स ने एक अपना अध्यक्ष चुना, दोबारा से चुनाव किया, यानी कि पब्लिक ने चुना उन्हें। जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने आपस में चुनाव किया और एक मेंबर को चुना। और वो मेंबर कौन थे हमारे? जो अध्यक्ष बने, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया जाता है और वो पहले राष्ट्रपति बने। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि संविधान सभा जब बनी तब आधिकारिक रूप पर कोई भी अध्यक्ष नहीं था, और 2 दिन के लिए हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये सभा के सबसे ओल्डर व्यक्ति थे, सबसे समझदार थे, इसलिए इन्हें टेम्परेरी रूप पे अध्यक्ष बनाया गया। बाद में जब इलेक्शन हुआ तब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का मुख्य अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या रह गया है, मतलब एक एक तरीके से आप संपत्ति को कितना कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप संपत्ति बस रखते जाएं। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि आपकी संपत्ति पर कभी भी इनकम टैक्स डाल सकती है, कभी भी इनकम टैक्स रेट पड़ सकती है, कि आप एक क्वांटिटी में रख सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार आपको उसके हिसाब से, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की एक छत्र छाया देता है जिसमें आप अपनी कितनी भी चीजें रख सकते हैं। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब ये देखा गया कि संविधान के बाद में हम इस चीज का बड़ा मिसयूज कर रहे हैं, तो उसको मौलिक अधिकार में से तो हटा दिया गया। संवैधानिक अधिकार अगर ये हो जाता तो क्या होता कि ये तो संवैधानिक है, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार कैसे हो सकता है? हम बात कर रहे हैं कि भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा है। एक कानूनी अधिकार है कि आपकी जो चीज है वो आपकी है, ये कानून आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कानून चाहे तो वो उस चीज को आपसे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में पहले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? रियासतें क्या थी? जो रजवाड़े थे, यानी राजा लोग थे, वो उन्होंने जब देश आजाद हुआ तो हमारा देश बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो हमारे देश आजाद होने के बाद ये समस्या आई, अगर हम इन सभी रियासतों को एक करके एक अखंड भारत नहीं बनाते हैं तो देश में फिर से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अभी अंग्रेज गए हैं, कल को कोई और आके हमारे देश पे कब्जा कर लेगा। तो हमारे एक बुद्धिमान नेता थे जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ये बोला कि हम रियासतों को एकीकरण कर देते हैं। और इस एकीकरण का कार्य किसने किया है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्होंने सभी रियासतों को एक करके एक अखंड भारत बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? राज्यसभा 6 साल तक चलने वाली एक सभा है। इसमें 1/3 सदस्यों को हर छठे वर्ष एलिमिनेट कर देते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। तो सदस्यावधि कितनी हो गई? 6 वर्ष। हर 6 वर्ष बाद जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 भाग रिटायर हो जाता है और उनकी जगह नए सदस्य ले लेते हैं। और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व होने वाली सभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर 1950? उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था, जो कि अंग्रेजों के समय में था। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आप, मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी को आप भली भांति जानते होंगे। वो किस नाम से और फेमस है? बुलडोजर बाबा। ठीक है, इनकी जाति क्या है? संप्रदाय, सॉरी, नाथ। आंसर क्या होगा? नाथ। लेकिन एक बात सुनिए, ये नाथ क्या संप्रदाय कैसा है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नाथ है, इनको महादेव के द्वारा स्थापित किया गया है। संप्रदाय को ऐसा बोला जाता है, महादेव यानी हमारे शिव जी। शिव जी ने स्वयं इस जाति को, इस संप्रदाय को स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला राज्य है, देश है। उसमें हमारे कौन सा मतलब जिला है जिसकी जो नेपाल के साथ मतलब सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, पीलीभीत, बस्ती, ये सारे जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सही और गलत चूज करना होगा। तो आप उन क्वेश्चंस में क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और थोड़ी सी बुद्धि का यूज करेंगे। पहले चारों जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं उनको आराम से समझेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन हम समझते हैं। सन 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऐसा था? नहीं था। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। आपातकाल कैसा होता है? इमरजेंसी होती है। दो तरह की इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल होती है और एक ऐसी इमरजेंसी होती है जब कोई देश हमला कर देता है या गृह युद्ध हो जाते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो इंदिरा गांधी वाला टाइम कुछ याद आ रहा है? पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश का सेपरेशन था पाकिस्तान से, जो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो इस ऑप्शन को भी हम रख लेते हैं, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आंसर लगाएंगे। 1975 में आपातकालीन के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह का यह टाइम नहीं था। 1975 में आपातकालीन के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री नहीं, कुछ अर्थशास्त्री के टाइप के थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे। 1975 के टाइम में मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और उन प्रधानमंत्री के समय में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और ये एक हमारी लौह स्त्री के हिसाब से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही डिसीजन लेने में एकदम सख्त थी। लोग जब ये प्रधानमंत्री बनी तो ऐसा लोग समझते थे कि महिला है, क्या कर लेगी देश को, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों को नाको चने चबवा दिए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? इसको सही को मिलान करता है। देखिए, आर्टिकल्स जो है यानी अनुच्छेद जो है, हमारे अनुच्छेद किसी जैसे 19 है, उस 19 को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप उसको बुक से पढ़िए कि इसमें क्या क्या है, 5-6 पार्ट हैं, उसके हिसाब से इसका आंसर लगा सकते हैं। और ये अब मतलब मौलिक अधिकार के जितने भी आपके यानी फंडामेंटल राइट्स के जितने भी अनुच्छेद हैं, आप उसको एक कॉपी पे लिखकर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, राइट टू स्पीच जिसे कहते हैं। भारत में राइट टू स्पीच है, यानी बोलने की आजादी। शांति से आप अपनी सभा कीजिए, आपको सरकार के बारे में अगर बोलना है, सरकार की स्कीम के बारे में बोलना है, शांतिपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा पूर्वक करना है। जैसा कि आप लोगों ने री एग्जाम के लिए लखनऊ के पार्क में क्या किया, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार था, इसीलिए तो आपने हड़ताल करी और आपका एग्जाम दोबारा कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल और राष्ट्रपति। राज्यपाल और राष्ट्रपति एग्जाम में आज आने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्यपाल का रोल राज्य में वही होता है जो कि राष्ट्रपति का देश में होता है। ऐसा बोला जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट है। तो राज्यपाल के बारे में कुछ बातें हैं, उसको हम पढ़ते हैं, ये भी एलिमिनेशन से करेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देश का राष्ट्रपति पूरे देश के सारे राज्यों में नहीं जा सकता, पूरे देश पे वो अपने राज्यपालों को नियुक्त करता है कि आप आज उत्तर प्रदेश के हैं,
दूसरे को लगाएंगे आप हिमाचल के हैं, आप पंजाब के हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सही है, लेकिन हमें बताना क्या है, गलत। तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के प्रसादप्रयत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। जो नियुक्त कर रहा है वही तो हटा सकता है। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, कभी आप कोई गलती कर देते हैं तो वही तो आपको दंडित करेंगे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर मतलब उनकी खुशी तक, यहाँ पे खुशी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कहेंगे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा ना, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि हमें गलत बताना है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। घर से जाते हैं तो मम्मी पापा को बता के जाते हैं कि मम्मी पापा मैं जा रहा हूं। तो किसको राज्यपाल का मम्मी पापा कौन है, राष्ट्रपति है, तो वो अपना त्यागपत्र उन्हें सौंप के जाता है। नेक्स्ट है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये कुछ डाउटफुल है। फैक्ट क्वेश्चन है, 30 ईयर्स का बन सकता है, नहीं, 35 ईयर्स का व्यक्ति हमारा राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को फिलिप की सलाह पर फिलिप द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब मंत्री पद कैसे स्थापित होता है? आप सभी जानते हैं कि देश में जब इलेक्शन होते हैं, अभी इलेक्शन आने भी वाले हैं, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, तो जब प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री को सरकार का हेड बोला जाता है, जैसे सरपंच होते हैं गांव में। उन्हीं की मतलब एडवाइस पर उन्हीं की एडवाइस पर किसके द्वारा मंत्री को नियुक्त किया जाता है? बात करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई, किसकी सलाह पर होगा? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर होगा। दूसरा हेड कौन है? प्रधानमंत्री की राज्यपालों के साथ तो जाएगा नहीं, राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त करता है मंत्री को, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो खाद्य मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, कितने रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री के पद पर रहने तक ही इनका पद होता है। अगर एक बार सरकार गिरी तो हमारे पास मंत्री पद भी नहीं रहता। ऐसा बोला जाता है कि ये जो हमारा राज्य व्यवस्था है ना, जो सरकार की व्यवस्था है, ये एक बार ऐसी है कि एक डूबेगा तो सबको लेकर डूब जाएगा, ठीक है। और ये जो मंत्री होते हैं ये प्रधानमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है? अब सही गलत बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चलो हम आपको जानकारी देते हैं। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करी जाए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करी जाए तो वो हमारी श्री प्रतिभा पाटिल थी। अब मुस्लिम लगा दिया है वर्ड, एक धार्मिक तरीके से इसको जोड़ा जा रहा है। जाकिर हुसैन नाम से पता चल रहा है कि मुस्लिम है, तो ये राष्ट्रपति थे। अभी थोड़ा सा डाउट लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, थे भी या नहीं थे। मोहम्मद हदियतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नाम तो इनका भी आ रहा है लेकिन ये कभी भी राष्ट्रपति की रेस में नहीं रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ये भी नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम तो अभी आए थे कुछ टाइम पहले ही, लेकिन ये पहले तो नहीं है। तो पहले हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? हमारे जाकिर हुसैन साहब। तो गाइज आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। अब आप हमारे इन क्वेश्चंस को देखकर आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा का क्या लेवल रहने वाला है। ये पहली क्लास है, इस क्लास में आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ले चुके हैं और हम आने वाली क्लास में इससे भी ज़्यादा आपको मतलब ज्ञान प्रोवाइड कराने वाले हैं जीके जीएस के लिए। कृपया करके अब हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरीके से हमारे जोश को बढ़ाए रखिए। और हमारे जोश को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और एक बात, इस क्लास की
ये क्लास फ्री है आपके लिए, लेकिन मैं आपसे एक फीस जरूर लूंगा, और इस क्लास की फीस यही है, जब भी आप इस क्लास में आए तो आने से पहले लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए, तो क्लास को समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। राम राम, नमस्ते। ठीक है।